हेलो स्टूडेंट्स, एल्काइंस केमिकल रिएक्शंस कंटिन्यू करते हैं और इसके पहले वाले वीडियो में हमने ये देखा था कि एल्काइंस की सारी रिएक्शंस बिल्कुल एल्कीन के जैसी ही होती हैं। बस डिफरेंस इतना सा है कि एल्कीन में दो पाई बॉन्ड होते हैं, तो जो रिएक्शन हमने एल्कीन में एक बार किया था वो हमें एल्काइन में दो बार करना होता है। और हमने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के कुछ रिएक्शंस भी बताए थे। उन्हीं रिएक्शंस को यदि हम कंटिन्यू करें तो नेक्स्ट रिएक्शन हम लिख रहे हैं रिएक्शन नंबर 4, एडिशन ऑफ HCl, HCN, CH3COH। हम किसी भी A प्लस B माइनस टाइप के रिएजेंट का एडिशन लिख सकते हैं। हमने HCl का एडिशन लास्ट वीडियो में देखा भी था जिसमें जेम डाइलाइड बनाया था। इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। जब हम H प्लस Cl माइनस का एडिशन करते हैं जो प्रोडक्ट बनता है विनाइल क्लोराइड, वो चूंकि पॉलीमर्स में यूज होता है इसलिए हमने दोबारा लिखा है। और विनाइल क्लोराइड से जो पॉलीमर बनता है दैट इज PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड। जब हम एल्काइन पर H प्लस और Cn माइनस का एडिशन करते हैं तो जो कंपाउंड बनता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड बाय नेम, दैट इज एक्राइलोनाइट्राइल। और इससे जो पॉलीमर बनता है दैट इज ऑर्लॉन। इसी को हम पॉलीमर वाले टॉपिक में PAN, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल भी बोलेंगे। और यदि एडिशन इस टाइप का देखें तो CH3COH का एडिशन, इसमें H प्लस आएगा और CH3CO माइनस बनेगा। और जब मैं इसका एडिशन करूंगा तो विनाइल एसीटेट, और इससे भी जो एक पॉलीमर बनता है दैट इज पॉलीविनाइल एसीटेट। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन पॉलीमर वाले टॉपिक में यूज होना था इसलिए एक बार बता दिया। नेक्स्ट रिएक्शन पर आए तो नेक्स्ट रिएक्शन इज एडिशन ऑफ हेलोजन। हमने एल्कीन के हेलोजनेशन में देखा था हेलोजन विद इनर्ट सॉल्वेंट, ये हमारा रिएजेंट होता है। और यदि इसके लिए हम बात करें तो एंटी एडिशन होता था। सबसे पहले साइक्लिक हेलोनियम आइन बनता है, उसके बाद दूसरा हेलोजन अपोजिट साइड से अटैक करेगा। और दो पाई बॉन्ड है तो डबल एडिशन होना है और टेट्राहेलाइड इस तरीके से प्रोडक्ट बन जाएगा। कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं है, बुक्स वगैरह में लिखा मिलता है। 1122 टेट्राक्लोरोइथेन इज कॉल्ड वेस्ट्रॉन। और यदि एक HCl उसमें से एलिमिनेट कर देते हैं जो कंपाउंड बनता है वेस्ट्रोसॉल बनता है। दे आर वेरी गुड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। इस टॉपिक के बेस्ट रिएक्शन पर आते हैं। बेस्ट रिएक्शन है एडिशन ऑफ वाटर। एल्काइन में यदि हम वाटर एडिशन करेंगे तो वाटर का प्लस पार्ट है H प्लस और नेगेटिव पार्ट है OH माइनस। एक कार्बन पर H और एक कार्बन पर OH लगाया तो जो प्रोडक्ट बना, ये प्रोडक्ट एल्कीन होता तो मैं डायरेक्ट लिख दिया होता, लेकिन यहाँ पर एक पाई बॉन्ड के साथ है और ये कहलाता है डबल बॉन्ड पर OH, मतलब इनॉल फॉर्म। और इनॉल फॉर्म होता है अनस्टेबल, ये टॉटोमराइज हो जाएगा और टॉटोमराइज होने के बाद ये क्या बना देगा, ये बना देगा कीटो फॉर्म। ठीक, ये टॉटोमेरिज्म है। अब यदि हम रिएजेंट्स के बारे में बात करें, वाटर एडिशन के रिएजेंट्स हमने एल्कीन वाले टॉपिक में पहले भी पढ़े हुए हैं, तो रिएजेंट्स को एक बार रिकॉल कर लेते हैं। फॉर डायरेक्ट आंसर हमने फर्स्ट पढ़ा था डाइल्यूट एसिड, लिखने के दो तरीके मिलते हैं H प्लस H2 और H3O प्लस। डायरेक्ट आंसर के लिए हमें मार्कोनिकॉफ एडिशन करना होता है और विथ रीअरेंजमेंट करना होता है। फिर हमारा था HBO प्रोसेस, BH3 THF एल्कलाइन H2O2। एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन करते हैं और रीअरेंजमेंट नहीं होता है। फिर OMDM था, मरकरी देखकर हम पहचान जाते थे। मार्कोनिकॉफ एडिशन करते हैं विथ नो रीअरेंजमेंट। और हमने ये एल्कीन वाले टॉपिक में इंट्रोड्यूस कर दिया था कि HgSO4 H2SO4 भी मिलता है। इसको इस तरीके से लिखा जाता है Hg2 प्लस और H प्लस। और ऐसा लिखने पर ये कैसा हो जाएगा, सेम एज OMDM। इसका मतलब मार्कोनिकॉफ एडिशन ही हमें करना पड़ेगा और मार्कोनिकॉफ एडिशन करने के बाद हमें रीअरेंजमेंट नहीं करना है, बस हमें ये याद रखना है। क्लियर है। अब यदि मैं यहाँ पर HBO प्रोसेस की बात करूँ तो यहाँ पर देखें एल्कीन और एल्काइन में क्या डिफरेंस। एल्कीन में एक पाई बॉन्ड था तो जब HBO में बोरॉन ऐड होता है तो दूसरा बोरॉन उस मॉलिक्यूल पर ऐड नहीं हो सकता। लेकिन एल्काइन में प्रॉब्लम ये है कि दो पाई बॉन्ड हैं और यदि हम मैकेनिज्म बेस्ड चलें तो एक बोरॉन वाला मॉलिक्यूल अटैच होने के बाद एक पाई बॉन्ड बचेगा, उस पर बोरॉन वाला मॉलिक्यूल रिएजेंट फिर से अटैक कर सकता है। इसलिए जब भी हम एल्काइन का हाइड्रोबोरेशन करते हैं कुछ नए रिएजेंट्स यूज होते हैं। ठीक, इस तरीके के रिएजेंट यूज करने का मतलब यहाँ पर जो रिएजेंट का टाइप लिखा हुआ है वो R2BH टाइप लिखा हुआ है। और ये लेने का पर्पज़ ये है कि बोरॉन के आसपास क्राउड बढ़ जाएगा, और यदि बोरॉन के आसपास क्राउड बढ़ जाएगा तो दूसरे बोरॉन के रिएजेंट का पाई बॉन्ड पर अटैक हो जाएगा डिफिकल्ट, और हमारा रिएक्शन डिजायर्ड डायरेक्शन में चलता रहेगा। ठीक, इसलिए यदि एल्काइन के हाइड्रोबोरेशन में
इस तरीके के रिएजेंट लिखे आते हैं, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये नॉर्मल एचबीओ प्रोसेस के जैसे हम प्रोडक्ट बनाएंगे। और एचबीओ प्रोसेस का प्रोडक्ट हम डायरेक्ट कैसे बनाते हैं, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन करेंगे और प्रोडक्ट बना लेंगे। यदि हम इसके क्वेश्चंस में इन्वॉल्व हों तो क्वेश्चंस में हमें डायरेक्ट स्टेटमेंट याद होना चाहिए कि हमें कैसे बनाना होता है डायरेक्ट प्रोडक्ट। डाइल्यूट एसिड में बात करें तो मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा, मतलब यहाँ OH लगेगा, मतलब कार्बोनाइल यहाँ बनाना है। और कार्बोनाइल यहाँ बनाने का मतलब जो प्रोडक्ट बनेगा वो एसीटोन बनेगा ऐसा। HBO में एंटी मार्कोनिकॉफ कॉर्नर पर OH लगेगा, मतलब कार्बोनाइल कॉर्नर पे बनाना पड़ेगा, मतलब जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज एल्डिहाइड। OMDM और ये दोनों सेम टू सेम है, इसलिए मार्कोनिकॉफ एडिशन रीअरेंजमेंट नहीं हो रहा है, तो डाइल्यूट एसिड जैसा ही प्रोडक्ट बनेगा और इस तरीके से प्रोडक्ट बनेंगे। और क्वेश्चन में बात कर लेते हैं। इसमें देखें तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, इसमें मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ का सेंस नहीं बनता, क्योंकि दोनों पर हाइड्रोजन नंबर ऑफ हाइड्रोजन सेम है। तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो 2-ब्यूटेनोन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में यदि हम बात करें तो साइक्लिक स्ट्रक्चर है और ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर है। डाइल्यूट एसिड में मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा, मतलब यहाँ पर OH लगेगा, यहाँ पर OH लगने का मतलब इस वाले कार्बन पे मुझे कार्बोनाइल बनाना पड़ेगा और आंसर बनेगा ऐसा। HBO में एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा, मतलब कॉर्नर पर OH आएगा, मतलब मुझे एल्डिहाइड बनाना पड़ेगा ऐसा। OMDM में मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा, मतलब यहाँ पर कार्बोनाइल बनाना पड़ेगा कीटोन, और कुछ रोफ्स रिएक्शन सेम एज OMDM, तो इसका प्रोडक्ट बन जाएगा इस तरीके से। तो बस यदि हमें डायरेक्ट आंसर बनाने के तरीके पता है तो हम डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। और यदि क्वेश्चन में ट्राई करना चाहें तो और क्वेश्चन लिखे जा सकते हैं। इस क्वेश्चन में एक बार देख लेते हैं। बेंजाइलिक पोजीशन आएगा, तो डाइल्यूट एसिड जब लेंगे तो बेंजाइलिक कार्बोकैटाइन बनाना पड़ेगा, मतलब OH बेंजाइलिक पोजीशन पर लगता है, इसलिए हमने ये प्रोडक्ट लिखा। एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन में कॉर्नर पर OH लगेगा तो ऐसा बनेगा। OMDM और कुछ रोफ्स रिएक्शन में सिमिलर प्रोडक्ट बनेगा, वो भी डाइल्यूट एसिड के जैसा रहेगा, इसलिए यहाँ पर हमने जो प्रोडक्ट बनाया वो ये वाला प्रोडक्ट बनाया। ठीक है ना। यदि आप और इस टाइप के क्वेश्चंस ट्राई करना चाहो घर पे, तो मैं होमवर्क में और क्वेश्चन दे देता हूँ, इनका स्क्रीनशॉट ले लेना और स्क्रीनशॉट लेने के बाद ट्राई करना। बस हमें डायरेक्ट आंसर बनाने के तरीके पता होना चाहिए, तो फिर इनका प्रोडक्ट लिखना बहुत ही ज़्यादा आसान है। ठीक है ना। तो एक बार डायरेक्ट आंसर बनाने के तरीके पढ़ लेना, क्वेश्चंस के आंसर अपने आप बन जाएंगे। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक, लास्ट वाला रिएजेंट भी देख लो एक बार। तो फिर हम नेक्स्ट रिएक्शन पर आते हैं, और नेक्स्ट रिएक्शन यदि हम लिखें तो नेक्स्ट रिएक्शन है एडिशन ऑफ HOCl। HOCl में OH माइनस और Cl प्लस होता है, और सबसे पहले Cl प्लस का अटैक कराएंगे, फिर OH माइनस को हम किसी कार्बन पर अटैच कर देंगे, हमने कर दिया। और ध्यान से देखें डबल बॉन्ड पर OH, इसका मतलब ये कैसा बनेगा, इनॉल फॉर्म है ये। ठीक, यहाँ पर रिएजेंट पहला अटैक Cl प्लस का हुआ होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, बाद में OH माइनस और इनॉल फॉर्म टॉटोमराइज हो जाएगा, और इस तरीके से ये आंसर बनेगा, ये मेजर प्रोडक्ट। बहुत कम चांसेस हैं, लेकिन यदि OH माइनस और Cl प्लस का एडिशन एक बार और यदि हम कराएं तब, तो देखो OH पर भी लोन पेयर है और Cl पर भी लोन पेयर है। अब कार्बोकैटाइन में कहाँ पर बनाऊंगा, तो यदि हमें GOC याद हो तो OH को हम इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप बोलते हैं और Cl को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। लोन पेयर तो दोनों केस में कॉमन ही आ रहा है, तो ERG के पास में प्लस बनाएंगे तो इस तरीके से 1,1 डायोल बनेगा। 1,1 डायोल अनस्टेबल होता है, और इसमें से क्या करते हैं, हीट करने पर H2 निकल जाता है, और यदि इसमें से हम H2 निकाल देंगे तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो कार्बोनाइल कंपाउंड बनेगा, लेकिन ये माइनर प्रोडक्ट बनता है। बहुत कम मॉलिक्यूल में ऐसा होगा कि सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ HOCl का कोलिजन हो जाए। फिर NOCl की यदि हम बात करें तो हमें मालूम है, एल्कीन में देखा था हमने, टिल्डेन रिएजेंट बोलते हैं। NO प्लस Cl माइनस का सिंपल सा एडिशन है, बहुत स्पेशल सा रिएक्शन नहीं है। फिर नेक्स्ट यदि हम बात करें तो एडिशन अंडर माइल्ड एसिडिक कंडीशन है। यहाँ पर एल्काइन मॉलिक्यूल में यहाँ डेल्टा प्लस है और यहाँ पर है डेल्टा माइनस, और जब H प्लस अटैक करेगा तो यहाँ पर एक H बढ़ा दूंगा और इस कार्बन पे कार्बोकैटाइन बनेगा। नेगेटिव वाला पार्ट इस कार्बन पर अटैच हो जाएगा, और जो प्रोडक्ट बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड बाय नेम, दिस इज विनाइल एसिटाइलिन। विनाइल एसिटाइलिन है ये। हम चाहें तो रिएक्शन एक्सेसिव करा सकते हैं, और एक्सेसिव रिएक्शन कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा,
हमें एसिटाइलिन फिर से यूज़ करना है, हमें रिएजेंट रिपीट करना पड़ेगा CO2Cl2NH4Cl। अब यहाँ पर डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस का एडिशन मैं एसिटाइलिन मॉलिक्यूल पे फिर से कर सकता हूँ। तो यहाँ पर यदि H अटैच करूँगा तो यहाँ पर CH2 बन जाएगा और यहाँ पर बना ये। अब टोटल जो नेगेटिव पार्ट है वो इस कार्बन पर लगा दिया जाएगा, और यदि मैं नेगेटिव पार्ट इस कार्बन पर लगाऊंगा तो जो कंपाउंड बनेगा उसमें 2 विनाइल ग्रुप हैं, इसलिए दिस कंपाउंड इज कॉल्ड डाइविनाइल एसिटाइलिन। डाइविनाइल एसिटाइलिन है ये वाला ग्रुप। ठीक, इस तरीके से प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं। और यदि सिंपल से रिएक्शंस लिखें, एल्कीन वाले टॉपिक में ओजोनोलाइसिस के टाइम पर हम तुम्हें पहले भी बता चुके हैं। और इसमें क्या होगा, इसमें ओजोनोलाइसिस में डबल बॉन्ड ब्रेक करते हैं, तो इसमें भी हमें केवल डबल बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, और डबल बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो डबल बॉन्ड ब्रेक करने के बाद बाइकार्बोनाइल कंपाउंड इस तरीके से ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट बन जाता है। यदि हम ऑक्सीडेशन को और कंटिन्यू करें, जैसा हमने एल्कीन टॉपिक में पढ़ा था, तो ओजोनोलाइसिस के बाद हम लेके आते हैं बेयर्स रिएजेंट। बेयर्स रिएजेंट क्या करता है, हाइड्रोक्सिलेशन। अब हाइड्रोक्सिलेशन एल्कीन में जब हमने हाइड्रोक्सिलेशन किया था तो एक पाई बॉन्ड था, तो यहाँ पर 2 OH आते हैं, लेकिन यहाँ पर चूंकि 2 पाई बॉन्ड है तो यहाँ पर कितना OH आएगा, 4 OH आएगा। और चूंकि 1,1 डायोल अनस्टेबल होता है, इसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, और यदि वाटर मॉलिक्यूल निकल गया तो इसमें भी बाइकार्बोनाइल टाइप के कंपाउंड बनेंगे, और ये मैं डायरेक्ट लिखने वाला हूँ। यदि मैंने एसिटाइलिन लिया तो यहाँ पर जो बाइकार्बोनाइल टाइप का कंपाउंड बनेगा वो इस तरीके का बनेगा। अब लेकिन ध्यान से देखें, दोनों एल्डिहाइड हैं, और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन बेहद आसान होता है, तो ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और फर्दर ऑक्सीडाइज होने के बाद एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो प्रोडक्ट बन रहा है दैट इज ऑक्जेलिक एसिड। सब्स्टिट्यूटेड एल्काइन में यदि मैं ट्राई करूं तो इस तरीके से कार्बोनाइल बनेगा, और ध्यान से देखें तो इसमें एक एल्डिहाइड है, एक कीटोन, तो एक एल्डिहाइड को मैंने ऑक्सीडाइज कर दिया, एसिड कन्वर्ट हो गया, कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन हम करते नहीं। यदि डाई सब्स्टिट्यूटेड एल्काइन में मैं करूंगा तो बाइकार्बोनाइल और दोनों कीटोन है, इसका फर्दर ऑक्सीडेशन हम करेंगे नहीं। क्वेश्चन जो सबसे कॉमन है वो प्रोपाइन पर आता है। प्रोपाइन ये सेकेंड केस हुआ, और सेकेंड केस यदि मैं बात करूं तो एक कीटोन बनेगा और एक एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड को यदि मैं फर्दर ऑक्सीडाइज कर दूं तो बनेगा ऐसा। नॉर्मली ऑब्जेक्टिव में स्ट्रक्चर न देकर इनके कॉमन नेम देते हैं, और कॉमन नेम इसका होता है पायरुविक एसिड। इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, ध्यान से, यदि हमें स्ट्रक्चर का नाम पता नहीं होगा तो हम ऑब्जेक्टिव में आंसर टिक नहीं कर पाएंगे। इसकी जगह पर कोल्ड एल्कलाइन KMnO4 की जगह पर हम SCO2 यूज़ कर सकते हैं, लेकिन SCO2 जो है ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने का मतलब ये फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं करता, ठीक है ना। इसका मतलब एसिड नहीं बनेगा, एक कार्बोनाइल पर रुक जाएगा, फिर भले वो एल्डिहाइड ही क्यों ना बने। फिर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन की बात करें, एनी रिएजेंट एट हाई टेम्परेचर बिहेव्स लाइक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और इसमें हमें क्या करना होता है, हर टाइप का बॉन्ड ब्रेक करना होता है, और जहाँ तक हम ऑक्सीडेशन कर सकते हैं वहाँ तक हम ऑक्सीडेशन कर देंगे। इसका मतलब 2 कार्बोक्सिलिक एसिड के डिफरेंट मॉलिक्यूल मिलेंगे। तो यहाँ पर यदि मैंने हीट किया तो मैं डायरेक्ट क्या करूँगा, यहाँ पर मैंने एसिड के 2 मॉलिक्यूल बना दिए। अब लेकिन यदि एग्जाम्पल नंबर 2 देखो, प्रोपाइन यदि मैंने लिया होता तो एसिड के 2 मॉलिक्यूल तो मैं बनाता, लेकिन यहाँ पर जो फॉर्मिक एसिड बनता ना उसका फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाता, और फॉर्मिक एसिड अकेला ऐसा मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है जिसका फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाता है। फर्दर ऑक्सीडेशन होने के बाद वो CO2H2O बनाता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा हमें। और सिंपल से रिएक्शंस को यदि मैं कंटिन्यू करूं तो ऑक्सीडेटिव कपलिंग रिएक्शन है। ऑक्सीडेटिव कपलिंग का मतलब 2 मॉलिक्यूल जुड़ जाएंगे, और चूंकि हाइड्रोजन का रिमूवल इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, बस हमें रिएजेंट याद रखना पड़ेगा। CO2Cl2O2 एयर यदि रहेगा तो यहाँ से H2 निकाल दिया जाएगा, और जो प्रोडक्ट बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, कपलिंग रिएक्शन के बाद बनेगा ऐसा प्रोडक्ट। अब जरा ध्यान से देखें, ऑब्जेक्टिव के लिए कुछ ज़रूरी बात करते हैं, जरा ध्यान से देखो। ये जो रिएजेंट हमने लिखा CO2Cl2, ये थर्ड टाइम है जब हम लिख रहे हैं। सबसे पहले हमने कब लिखा था, हमने लिखा था विथ NH4Cl। सेकेंड टाइम हमने लिखा था NH4OH के साथ। फिर हमने थर्ड टाइम हमने लिखा इसको O2 एयर के साथ, और तीनों में प्रोडक्ट अलग अलग था। देखो एसिडिक मीडियम है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, माइल्ड एसिडिक कंडीशन में एडिशन कराना पड़ेगा। NH4OH बेस है, इसका मतलब मुझे एसिड बेस रिएक्शन कराना पड़ेगा,
और एसिड बेस रिएक्शन में हमने यहाँ पर रेड प्रेसिपिटेट वाला प्रोडक्ट बनाया था। और O2 ऑक्सीजन लिखा है, इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीडेटिव कपलिंग करना पड़ेगा। तो यदि हम इस तरीके से याद करेंगे तो हम ऑब्जेक्टिव आसानी से कर पाएंगे। तो हम इस तरीके से ही याद करेंगे, क्लियर है। और आसान रिएक्शंस में बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है रिएक्शंस, लेकिन फिर भी नेक्स्ट हम जो लिख रहे हैं दे आर पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस। पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस की बात करें तो फर्स्ट देखो, एसिटाइलिन व्हेन पास थ्रू रेड हॉट आयरन ट्यूब, तो पॉलीमराइज होने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज बेंजीन। ठीक, कोई मैकेनिज्म नहीं होता है, हमें याद रखना पड़ेगा। इसके बेटर ऑप्शन है ये वाला, यदि मैंने प्रोपाइन को रेड हॉट आयरन ट्यूब से पास कराया तो जो प्रोडक्ट बनेगा हर मॉलिक्यूल में एक CH3 बढ़ जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड बाय नेम, जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज मेसिटाइलिन। 4 मॉलिक्यूल को टेट्रा कार्बोनाइल निकल की प्रेजेंस में जब हम हीट करते हैं तो जो बनता है साइक्लोऑक्टा टेट्राइन है। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यदि हम GOC रिकॉल कराएं तो दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एनुलिन 8। और यदि आपको याद हो तो हमने इसको नॉन एरोमेटिक बोला था, क्यों, क्योंकि इसका जो शेप होता है वो टब शेप स्ट्रक्चर होता था। अमोनिया के साथ जब एसिटाइलिन को हीट करते हैं तो एरोमेटिक कंपाउंड बनता है पायरॉल। सल्फर के साथ जब एसिटाइलिन को हीट करते हैं तो जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज थायोफीन, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड स्टेबल होते हैं इसलिए बनते हैं। नाइट्रोजन के एटमॉस्फेयर में जब इलेक्ट्रिक आर्क दिया जाता है तो जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज HCN। लेकिन इंपॉर्टेंट रिएक्शन नहीं है, इनके क्वेश्चंस शायद ही कहीं पर मिलेंगे आपको। इंपॉर्टेंट रिएक्शंस पर यदि मैं आऊँ तो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये आइसोमराइजेशन रिएक्शन। आइसोमराइजेशन रिएक्शन ऑब्जर्वेशन बेस्ड है, याद ही रखना पड़ता है। टर्मिनल एल्काइन को जब हम एल्कोहलिक QH के साथ हीट करते हैं तो ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन एक पोजीशन अंदर की साइड शिफ्ट हो जाता है, जबकि नॉन टर्मिनल को हम जब NaNH2 के साथ हीट करते हैं तो एक पोजीशन बाहर की साइड शिफ्ट हो जाता है। हालांकि जेई में इसका मैकेनिज्म आ चुका है एक बार, ऑब्जेक्टिव में तो काम नहीं आता, एक बार मैकेनिज्म में इन्वॉल्व होते हैं। NaNH2 क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग बेस है वो H+ को यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट करेगा। अब H+ को एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद जो माइनस बना वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा और रेजोनेंस के कारण नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ पर देखो पाई बॉन्ड मूव करने लगा। ये क्या करेगा, ये जो NH3 है उससे एक्टिव H ले लेगा और एक्टिव H लेने के बाद न्यूट्रल बना लेगा ऐसा। NaNH2 फिर क्या करेगा, NaNH2 फिर यहाँ से एसिडिक H को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और एसिडिक H को एब्स्ट्रैक्ट करने पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और जब हम रेजोनेंस लिखेंगे तो नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पर आ जाएगा और देखो पाई बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड शिफ्ट हो गया। ये फिर से क्या करेगा, एक्टिव H से रिएक्ट करेगा और प्रोडक्ट बना लेगा, जो गिवन प्रोडक्ट है वो ये। मैकेनिज्म वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बताना इसलिए ज़रूरी था कि नॉन टर्मिनल एल्कीन को हम बिल्कुल कॉर्नर पे नहीं लेके आते, केवल एक पोजीशन शिफ्ट होता है। यदि ट्रिपल बॉन्ड थर्ड पोजीशन पे तो सेकंड पे आएगा, फर्स्ट पे नहीं आ सकता। ऐसे एल्कोहलिक QH में यदि फर्स्ट पे है तो 2 पे आएगा, केवल एक पोजीशन का चेंज होता है आइसोमराइजेशन रिएक्शन में। इस टॉपिक की लास्ट रिएक्शन को यदि मैं लिखूं तो दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा, बेस जो है जो हम लेंगे वो एसिडिक H को रिमूव करने के बाद यहाँ माइनस डेवलप करेगा। ये माइनस जब X2 पर अटैक करेगा तो रिपल्शन के कारण यहाँ पर डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस डेवलप होगा। और ये हमने हेलोजनेशन के टाइम पर बोला था कि जब X2 मॉलिक्यूल किसी इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम के नज़दीक आता है तो रिपल्शन के कारण डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस डेवलप होता है, तब ये माइनस अटैक करेगा और यहाँ पर हेलोजनेशन हो जाएगा। इस तरीके से दोनों एसिडिक H को रिमूव कर दिया जाएगा और वहाँ पर हेलोजन आ जाएगा। जैसे Cl2NaOH यदि मैंने लिया तो मुझे क्या करना है, दोनों एसिडिक H हटाना है और उनकी जगह पर क्या लिखना है, उनकी जगह पर मुझे लिखना है Cl। ठीक, ये एल्काइंस की केमिकल रिएक्शंस होती हैं कंप्लीट। एल्काइन की केमिकल रिएक्शंस इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है क्योंकि एल्कीन टॉपिक का रिवीजन ही है। एल्काइन टॉपिक में यदि आपको केमिकल रिएक्शंस पढ़ना है तो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस देखो, फर्स्ट हाइड्रोजनेशन, सेकेंड एसिडिक नेचर, थर्ड एडिशन ऑफ HX एंड फोर्थ वाटर एडिशन। इनके अलावा इंपॉर्टेंट रिएक्शंस नहीं होती हैं। थैंक यू।